ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, है ना। हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमने कल खत्म किया था ट्रांसलेशन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के होने के बाद कुछ एक टॉपिक्स था जो बच गया था, उसको हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताया था, उसको रिवीजन के लिए आपको दोबारा लिख दिया हूँ। टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं। तो आरएनए आप एक टाइप का देखिए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जो राइबोसोम में था, और फिर मैंने आपको 50S में कौन सा है, 30S में कौन सा है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 60 और 40 में कौन कौन से आरआरएनए थे, उसका पूरा एक लिस्ट बनवाया था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको बोला था। तो वो जितने आरएनए हैं राइबोसोम में, उनको आप क्या बोलते हो, आरआरएनए। दूसरा कौन सा है, टीआरएनए। टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। आप पूरा देखिए प्रोटीन मैकेनिज्म में कैसे टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आ रहा था, वही है टीआरएनए। और एचएनआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन हो के अनस्टेबल जो बना था, जिसमें इंट्रॉन भी था, वो क्या है, एचएनआरएनए। उसके बाद इसी से मैच्योर होके बना था एमआरएनए। उसके बाद और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियस में मिलता है, छोटे छोटे आरएनए होते हैं, है ना। एसएनओआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, और एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, मतलब साइटोप्लाज्म में मिलेंगे छोटे छोटे आरएनए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एमआईआरएनए, पीआईआरएनए, वो सब डिटेल फिलहाल अभी सिलेबस में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इतना सारा टाइप का आरएनए है, तो आपके पास आरएनए बन कैसे रहा था। आरएनए बन रहा था डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके, बिल्कुल सही है। ठीक है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके अगर आरएनए बन रहा था, तो हमारे पास यूकैरियोट में टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, किसमें लिख रहे हैं, यूकैरियोट में, ध्यान रखोगे। ठीक है, यूकैरियोट में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम, इसको कौन सा एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये अपन ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े थे, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 टाइप का मिलेगा आपको उसको यूकैरियोट में, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। और तीनों अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग टाइप का आरएनए बनाते हैं, और ये बराबर क्वेश्चन में पूछते रहता है आपको नीट में। ठीक है, क्या देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसका, 5.8S आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए होता है 5.8S, है ना, 60S सब यूनिट में मिलता है। उसको कौन ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये करता है आरएनए पॉलीमरेज 1, 5.8S। उसके बाद 18S आरएनए 40S में मिलता है, राइबोसोम के यूकैरियोटिक के 40S में मिलता है आपको 18S। और एक 28S आरएनए, है ना, 20S आरआरएनए। ये तीनों आरएनए को ट्रांसक्राइब करके बनाएगा डीएनए से, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, ये आपको एचएनआरएनए और एमआरएनए बना के देगा। तो जो मेन हम पढ़े थे, एचएनआरएनए बना, उससे एमआरएनए बनवाए थे, वो किससे बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको 2 एग्जांपल और बताया हूँ, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, ये वाले एसएन एसएनओ, ये दोनों को भी कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है। डन। देन लास्टली इज आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बना रहा है, ये बना रहा है 5S आरआरएनए। क्या बना रहा है, 5S आरआरएनए। अपने पास 5.8S ये बना दिया, 28S ये बना दिया, 18S ये बना दिया, एक आरआरएनए बच गया था, वो 5S आरआरएनए कौन बना देगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 बना देगा। और टीआरएनए भी कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, है ना, कि टीआरएनए या फिर 5S आरएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड बाय, ऑप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, डन। किसमें है, यूकैरियोट में। क्लियर है बात। आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन, यही लिखता हूँ, देखो 5S आरआरएनए इन बैक्टीरिया is transcribed by, is transcribed, transcribed मतलब ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्राइब्ड बाय, ऑप्शन दिया है आपको आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 1, और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 2, और चौथा दिया है ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप सोचोगे। 5s rRNA ट्रांसक्राइब कौन कर रहा है, किस में, बैक्टीरिया में पूछ रहा है आपको, क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, एक में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज लिखा है और बाकी 1 2 3 टोटल 4 ऑप्शन आपको दिया है। आप आंसर क्या बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 5s rRNA बनाता है। आंसर क्या है, ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आंसर है आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर। क्यों, इसको समझो। ये हम बात किए हैं बेटा यूकैरियोट में, किसमें बात की है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको आप सीधा आरएनए पॉलीमरेज बोलते हो, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स only single type of RNA polymerase enzyme is found. RNA polymerase enzyme is found. ठीक है, तो प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है और यूकैरियोट में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से, अगर आपको पूछा यीस्ट में 5s rRNA कौन करेगा, तो यीस्ट क्या है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट में 5s rRNA कौन बनाता है, पॉलीमरेज 3 बनाता है, तो आंसर ये होगा। आपको बैक्टीरिया पूछ रहा है, किसी बैक्टीरिया का नाम दे दिया, बोला कि विब्रियो कोलेरा कौन करेगा 5s rRNA ट्रांसक्रिप्शन, तो विब्रियो कोलेरा क्या है, बैक्टीरिया है, उसमें 5s rRNA, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। वहां पे 1 2 3 नहीं होता है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो आपका यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा, डन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा टाइप्स ऑफ आरएनए आप देखिए, आरआरएनए ये वो बहुत सारा टाइप देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि अमाउंट सेल के अंदर में कितने सारे आरएनए हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये सब क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन सबसे पहला क्या कर रहे हैं, अमाउंट। इन सभी आरएनए में सबसे ज्यादा आरएनए आपको सेल के अंदर अगर आप निकाल कर ढूंढ के देखते हो तो आपको आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, कितना 80 to 85%, मेजॉरिटी टोटल 100 में 80 to 85% क्या मिल रहा है, आरआरएनए। उसके बाद 10 to 50% सेकंड नंबर क्या है, टीआरएनए, और उसके बाद एमआरएनए या फिर एचएनआरएनए, एमआरएनए और एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से तो क्या बना था, स्टेबल बनाया था, तो एमआरएनए बना, तो इसको और लिख दिए 2 से 5%, क्लियर है। तो आप हमेशा याद रखना अमाउंट में आरआरएनए नंबर 1, टीआरएनए नंबर 2, एमआरएनए नंबर 3। साइज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा, आरआरएनए होगा, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ भी आरआरएनए था, यहाँ भी आरआरएनए, और उसके बाद कौन आएगा, एचएनआरएनए। कभी कभार कुछ केस में जीन पे डिपेंड करता है कि जीन कितना बड़ा है, तो कभी कभार एचएनआरएनए भी बड़ा निकल जाता है आरआरएनए से, आरआरएनए पीछे हो जाता है, ये भी चांस है, राइट। कभी कभार जीन बहुत बड़ा है तो उसका एचएनआरएनए भी क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में फिर एमआरएनए, और सबसे छोटा कौन सा है, टीआरएनए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, गोलगप्पा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कभी आरआरएनए बड़ा है, एचएनआरएनए, तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, आप सीधा आंसर करोगे टीआरएनए, है ना। आपको टीआरएनए जब पढ़ाया था बताया था कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड के लेंथ का बना होता है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, इतना ही छोटा होता है, बस इतना ही लंबा होता है, क्लियर है। और एक लास्ट स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन कितना है, क्या बनने के बाद टूट जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर कुछ देर रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो आरआरएनए इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, आरआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद एमआरएनए, और लास्ट में कौन, एचएनआरएनए। आप बोले थे एचएनआरएनए अनस्टेबल है, और उसके बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे 3 ठो, और उससे क्या बना था, एमआरएनए बना था, तो एचआरएनए लास्ट में आएगा, एमआरएनए उससे पहले आएगा, क्लियर है। तो आरआरएनए सबसे स्टेबल, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद एमआरएनए, उसके बाद एचएनआरएनए। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है, नीट 2022 में पूछ चुका है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग आ ही जाता है घूम फिर के, ये भी एक रीजन है, और ये वाला, और ये वाला, क्लियर है।
चलो इसको आप 2 मिनट देखो, फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ जीन, और उसके बाद जीन रेगुलेशन। चलो आगे चलते हैं। ओके, कंसेप्ट ऑफ जीन। जीन क्या चीज है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये आपका क्या हो गया डीएनए सपोज, ठीक है। तो ये आपका 5 डेज एंटी पैरेलल होगा, ये 3 डेज, इसके बाजू में ये 5 डेज, ये 3 डेज। ये एक जीन है, यहाँ से यहाँ क्या है बेटा जीन है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन होकर क्या बनता है प्रोटीन बनता है। ये एमआरएनए, ये प्रोटीन, ठीक है। क्या हुआ इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और इसका क्या हुआ एमआरएनए का ट्रांसलेशन, ठीक है। ऐसे डीएनए के सीक्वेंस, क्या बोल रहा हूं जीन को ध्यान रखना, द डीएनए सीक्वेंस जिसके ट्रांसक्रिप्शन होके ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनते हैं, उनको आप क्या कहते हो जीन कहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हो जीन। ये भी एक जीन है, ये क्या है जीन है। और ऐसे जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है, वैसे जीन को आप क्या कहते हो सिस्ट्रॉन कहते हो। क्या कहते हो सिस्ट्रॉन कहते हो। ये वर्ड को याद रखना है सिस्ट्रॉन, जीन विच कोड फॉर प्रोटीन, जीन विच कोड फॉर प्रोटीन, है ना। ऐसे जीन जो प्रोटीन बनवाते हैं उनको आप क्या बोल रहे हो सिस्ट्रॉन बोल रहे हो, ठीक है। ये एक जीन है। और एक देखो, ये एक जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बन गया आरएनए बन गया, बट ट्रांसलेशन इसका नहीं होता है, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन नो प्रोटीन। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन क्या होगा नहीं बनेगा। लेकिन ये भी क्या है जीन है, ये भी क्या है जीन है, बट इसको हम सिस्ट्रॉन नहीं बोल सकते, ठीक है। हम उसको सिस्ट्रॉन बोलेंगे जिस जीन से प्रोटीन बनता हो, उसी को सिस्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन ये भी एक जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए बनता है, लेकिन प्रोटीन नहीं बनता है। ये भी क्या है जीन है, क्लियर है। आपको समझा रहे हैं जीन किसको किसको बोलेंगे। ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। और आगे बढ़ा है, ये सीक्वेंस है डीएनए का सीक्वेंस, है ना। 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज। ये एक सीक्वेंस है यहां से लेके यहां तक। इससे नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है, मतलब नो आरएनए, कोई आरएनए भी नहीं बनेगा, एंड नो प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ये क्या है जीन है, फिर भी ये क्या है जीन है। ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो सच सीक्वेंसेस, such sequences are known as regulatory gene,
ऐसे जीन्स को आप क्या बोलते हो? रेगुलेटरी जीन्स बोलते हो। क्लियर है बात? ठीक है, फिर से आपको रिपीट मार रहा हूं। देखो, एक जीन है जो प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, ऐसे जीन को आप क्या बोले? सिस्ट्रॉन बोले। फिर आपने बोला और भी ऐसे डीएनए सीक्वेंस हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है बट ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब प्रोटीन नहीं बनता है, फिर भी वो क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। फिर आपने बोला कि कुछ ऐसे भी जीन हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है, ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, लेकिन वो कुछ रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, है ना? रेगुलेटरी वर्क है इनका। फंक्शन क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन। फंक्शन अगर लिखे हम तो रेगुलेटरी फंक्शन, इसका एग्जांपल थोड़ी देर में देखेंगे। रेगुलेटरी फंक्शन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आयरन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, बट फिर भी ये क्या है? जीन है। क्लियर है? तो जीन आपको मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बताया, इसको आप जीन्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम कि ये स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है। ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन। देखो, सिस्ट्रॉन किसको बोले? जीन विच कोड फॉर प्रोटीन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन भी होता हो, ट्रांसलेशन भी होता हो, वो क्या है? जीन है। और उसको नाम क्या दिए थे? सिस्ट्रॉन। तो जितने भी सिस्ट्रॉन होंगे सब क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। तो वही लिखे, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स, राइट? ये भी जीन है, इससे प्रोटीन बन रहा था कि नहीं बन रहा था? स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगला स्टेटमेंट, all genes are not cistron, all genes are not cistrons। ये स्टेटमेंट पैक करके संभाल के रखना है। ठीक है, सभी सिस्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे, बट सभी जीन सिस्ट्रॉन नहीं है। ये भी जीन है, लेकिन कैसे? प्रोटीन बन रहा है? नहीं बन रहा है। प्रोटीन बनाने वाले ही जीन को सिर्फ सिस्ट्रॉन बोले थे। तो ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन, सभी जीन सिस्ट्रॉन नहीं है, वही जीन सिस्ट्रॉन है जो प्रोटीन बनाता है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको समझना है आपको। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे का टॉपिक देख रहे हैं हम बेटा, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, सबसे पहले तो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जीन रेगुलेशन मतलब क्या है। सर, जीन रेगुलेशन मतलब अगर आपको मैं समझाऊं, आपको अच्छा से एक हार्मोन पता होगा, इंसुलिन हार्मोन, है ना? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सही बात है, ठीक है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जिसका इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है उसको डायबिटीज हो जाता है ना? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। उसका शुगर पेशेंट, आप सुने होंगे शुगर पेशेंट। शुगर पेशेंट किसको बोलते हैं? जिसका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर इंसुलिन बन नहीं रहा है बॉडी में, तो उसके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पा रहा है। कम नहीं हो पा रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, राइट? बायोलॉजी में पढ़ाया था आपको, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ब्लड, ग्लूकोज, ठीक है? तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। क्लियर? दूसरे तरीके से समझो इसको कि आप खाना खाए तो आपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट लिया था। खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल मान लो, आलू मान लो, सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होकर सिंपल यूनिट क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया, ठीक है? ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल खाना खाने के 1 घंटे बाद लगभग क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने से आपका जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के बीटा सेल ने क्या किया? सेंस किया कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। तो पैंक्रियास क्या बोला? अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, लो इंसुलिन हार्मोन बना देता हूँ। ये क्या कर देगा? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये समझ में आया कि जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा नहीं था, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा था। इंसुलिन प्रोटीन बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा, उसको महसूस किया किसने? पैंक्रियास की बीटा सेल ने, और क्या बनाया? इंसुलिन बनाया। इसका मतलब कुछ समय जीन ऑफ बैठा था, कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, और कुछ समय में क्या हो गया? वो ऑन हो गया और इंसुलिन प्रोटीन बनाने लगा। इसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ जीन, है ना? ऑन एंड ऑफ जीन। जीन का जरूरत है तो उसको एक्सप्रेस करवाएंगे, जरूरत नहीं है तो एक्सप्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन कराने में भी क्या लगता है? एटीपी, एनर्जी लगता है, और कोई भी बिना मतलब का एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात?
ठीक है, डन। इतना बात अगर क्लियर है तो जीन रेगुलेशन हम समझ रहे हैं कि कितने लेवल में आप जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो, है ना। रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अगर शॉर्टकट में बोलूं इसको मैं तो दिस इज रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, या फिर बोलते हैं ऑन एंड ऑफ जीन, ऑन एंड ऑफ जीन, चालू बंद करना जीन को, उसको आप क्या बोलते हो, जीन रेगुलेशन बोलते हो, ठीक है। क्लियर, आगे समझते हैं कैसे कैसे रेगुलेशन। पहला लेवल है आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। जीन एक्सप्रेस कराना मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, उससे आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। उसके बाद क्या करोगे, एमआरएनए में भी एमआरएनए नहीं बनाते, एचएनआरएनए बना था। फिर एचएनआरएनए को आपने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया, 5 डेज में कैप लगाया, 3 डेज में पॉली ए टेल लगाया, इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग किया था, ये सेकंड स्टेप। तीसरे लेवल में आपने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, ठीक है। तो इन्हीं लेवल पे हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रोकेंगे कि भैया बंद हो जाए, यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ रोक देते हैं। तो पहला लेवल आप क्या रोक सकते हो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप आरएनए बनने ही मत दो। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है ऐसा कि आरएनए बनने ही नहीं देंगे तो जीन ऑन नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा और आप रेगुलेशन कर पाए, ठीक है। अपने पास पंखा का रेगुलेटर होता है ना, 1 2 3 4 5 स्पीड बढ़ा दिए, नहीं चाहिए, ठंडा लग रहा है, वापस कम कर दो, वैसे ही जीन भी करते हैं बॉडी के अंदर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल करो। दूसरा पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि स्प्लाइसिंग करवाया था आपने, कैपिंग करवाया था आपने, टेलिंग करवाया था आपने स्टेबल बनाने के लिए, है ना, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनवाने के लिए। इस लेवल में आप क्या कर दो, कुछ रुकावट कर दो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर दो, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा, तो एचएनआरएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा और जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। क्लियर है। अब आप चाहते हो मान लो कि नहीं सर एक्सप्रेशन हो, तो जो रुकावट लगाए थे उसको हटा दो, तो वापस ये एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने लगेगा और जीन का एक्सप्रेशन फिर से ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है, फिर रुकावट ला दो, ऑन एंड ऑफ करते रहना है, यही रेगुलेशन है। तीसरा लेवल क्या है, तीसरा लेवल ये है, आपको ये बात को समझो, जैसे ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। फिर आप बोलते थे कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अंदर डीएनए है और डीएनए से क्या बना था, एमआरएनए बना था, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस में हुआ था, ठीक है। अब उन एमआरएनए से प्रोटीन कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ट्रांसलेशन कल देखिए, राइबोसोम कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है। तो इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ से न्यूक्लियर पोर से निकल के यहाँ आएगा, इसके ऊपर फिर राइबोसोम लगेगा और ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। क्या करें, अगर इस गेट को कुछ समय के लिए बंद कर दें तो एमआरएनए बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ट्रांसलेशन होगा क्या, नहीं होगा। प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। ऑफ कर दिया आपने, बिल्कुल ऑन करना है, दरवाजा खोल दो, ये आ जाएगा, ट्रांसलेशन होने लगेगा, प्रोटीन बनने लगेगा। ऑन एंड ऑफ करवा सकते हैं आप। तो तीसरा लेवल क्या बोल रहे हैं, बाय रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट of RNA to nucleus, sorry, RNA from nucleus to cytoplasm, from nucleus to cytoplasm। यहाँ पे रोक दो सर, कहीं नहीं रोक पाया आप, यहाँ भी, यहाँ रोकने गए तब तक आप लेट हो गए, यहाँ रोकने गए लेट हो गए, यहाँ रोकने गए लेट हो गए। एक लेवल और बचा है, ट्रांसलेशन। राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए पहुंच गया, आप नहीं रोक पाए। लास्ट ट्रांसलेशन लेवल को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय रेगुलेटिंग ट्रांसलेशन, बाय रेगुलेटिंग ट्रांसलेशन मतलब एट ट्रांसलेशन लेवल
आप क्या कर सकते हो, जीन को रेगुलेट कर सकते हो। क्लियर है बात इतना? ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे जीन को आप ऑन एंड ऑफ करवा सकते हो। उसके लिए मैं बताया कि ट्रांसक्रिप्शन आप रोक दो, ऑफ हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन चलवा दो, ऑन हो जाएगा। अभी इसी का एक एग्जांपल देखेंगे अपन, है ना, इसी का एग्जांपल देखेंगे कैसे रोक दिए, है ना, वो एग्जांपल देखेंगे। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, आरएनए स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ऐसा सब करवाया था तब जाके एमआरएनए स्टेबल बना था। वो प्रोसेस को आप रोक दो, उसमें कुछ दिक्कत कर दो, उसमें जो प्रोटीन जरूरत है स्प्लाइसिंग करने के लिए, जो स्नर्प्स बोल के बताया था आपको, उस प्रोटीन को रोक दो तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा नहीं होगा तो रुक जाएगा एक्सप्रेशन। और वापस तीसरा, एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होने से रोक दो, ठीक है। और चौथा, बाय रेगुलेटिंग ट्रांसलेशन में उसको रोक दो, चालू कर दो, उसके हिसाब से ऑन एंड ऑफ एक्सप्रेशन का हो जाएगा। क्लियर? पॉइंट अगर क्लियर है 4, तो हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे एक एग्जांपल देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का, फिर इसको देखते हैं। ये सब बेटा यूकैरियोट में है, जितना जीन रेगुलेशन आप क्या देख रहे हो, यूकैरियोट्स में देख रहे हो, ठीक है। ये जीन रेगुलेशन कहाँ देख रहे हैं अपन, यूकैरियोट्स में देख रहे हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में हल्का सा एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं इसमें। इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट में अगर ये 4 लेवल है तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में आप सोचो ये तीसरा लेवल, बाय रेगुलेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में ऐसा हो सकता है कि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो कहाँ का ट्रांसपोर्ट आप रेगुलेट करोगे, बात सही है, तो वहां ये नहीं होगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। यहाँ पे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए को साइटोप्लाज्म भेजा गया, फिर ट्रांसलेशन हुआ। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ चलते हैं दोनों। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। कपल मतलब जोड़े में है, एक साथ चलते हैं, कपल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन जो होता है, जीन रेगुलेशन ऑकर्स ओनली एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ओनली एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो और कोई लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। किसमें? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में आपके पास 4 डिफरेंट लेवल है। क्लियर है बात? चलो इसको और आगे देखें। इसी हिसाब से हम क्या देख रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ जीन देख रहे हैं, जीन्स का टाइप देख रहे हैं। तो जीन आपको 2 टाइप मिलेगा, एक मिलता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और दूसरा कौन सा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को आप एक और नाम से बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन्स, ठीक है। और ये नॉन हाउस कीपिंग जीन है, ठीक है। क्या मतलब हाउस कीपिंग जीन्स? मतलब देखो एग्जांपल अगर समझे तो कुछ जीन्स ऐसे हैं जिसका एक्सप्रेशन लगातार चलते रहता है बिना किसी रोक के, उसको ऑन एंड ऑफ नहीं करते, वो हमेशा ऑन रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन। एग्जांपल के लिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज से एनर्जी मिल रहा है हमको, तो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करने वाले जो जितने जीन्स हैं, पायरुविक जो अपन 11th में पढ़े हैं, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 10 स्टेप में होता है, वो जो जितने जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे जीन को आप क्या बोलोगे, हाउस कीपिंग जीन्स। जैसे इंसुलिन था, उसका जब जरूरत था तब एक्सप्रेशन करवाए थे, तो वो क्या था, ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो जो ऑन एंड ऑफ होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, जो हमेशा ऑन रहता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउस कीपिंग जीन्स। तो इसको हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑन, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑन रहता है, ठीक है। यहां पे ऑन एंड ऑफ ऑफ द जीन, ऑन एंड
एक्सक्यूज मी, ऑन एंड ऑफ द जीन्स यहाँ होता है। एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज ऑन, एक्सप्रेशन ऑलवेज नॉट ऑन, ऑन हमेशा नहीं रहता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और इन्हीं जीन को रेगुलेट करने के लिए ये 4 मैकेनिज्म आपको बताया गया, ठीक है। इन्हीं जीन को, इनका तो एक्सप्रेशन हमेशा ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऑन है, ऑन चलता रहेगा। ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो ऑन एंड ऑफ कैसे करोगे, ये 4 लेवल पे करोगे। क्लियर है बात, ठीक है। इसी पे एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं आगे, आप 1 मिनट दो, फिर एक एग्जांपल देख रहे हैं लेग ओपेरॉन, ठीक है। लेग ओपेरॉन, ठीक है। किसने दिया था, जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया। हम ये क्या देख रहे हैं, जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया, ठीक। किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड। इन दोनों ने बताया बेटा कि जैकब एंड मोनार्ड ने बताया कि जीन रेगुलेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, ठीक है। एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, लेग ओपेरॉन ले रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपेरॉन का मतलब क्या है। ओपेरॉन का मतलब ये है द कलेक्शन ऑफ जीन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीन प्लेस्ड अंडर सिंगल प्रमोटर, सिंगल प्रमोटर regulating particular metabolism, particular metabolism। किसी एक मेटाबॉलिज्म को, एग्जांपल लैक्टोज को तोड़ने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए जो जो एंजाइम्स चाहिए, जो जो जीन्स के प्रोडक्ट चाहिए, उस जीन्स को सिंगल प्रमोटर, प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, आपको याद होगा। तो सिंगल प्रमोटर के अंदर 2-3 जीन, 4-5 जीन एक साथ रख दिया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ये किस में दिखेगा, बैक्टीरिया में दिखेगा। किस में दिखेगा, बैक्टीरिया में दिखेगा। और ऐसे कंडीशन को आप बोलते हो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, ठीक है। अभी इसका डायग्राम बना के हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, लेग ओपेरॉन। लेग मतलब क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज होगा तो क्या होगा, लैक्टोज नहीं होगा तो क्या होगा, क्लियर है। वही हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये आपके पास लेग ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास प्रमोटर है, उसके बाद एक आई जीन है, आई जीन के बाद फिर एक प्रमोटर है, उसके बाद एक ओ जीन है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स है जेड, वाई और ए, ये 3 जीन है, ठीक है। एक और इधर डायग्राम बना लेते हैं सेम टू सेम। ये आपके पास जीन्स, ठीक है, ये आपके पास प्रमोटर पी, उसके बाद ये आई जीन, उसके बाद फिर एक प्रमोटर, फिर एक ऑपरेटर, फिर एक जेड,
फिर एक Y और फिर एक A, दो। पहला कंडीशन हम क्या मान रहे हैं कि लैक्टोस अब्सेंट है। कंडीशन लैक्टोस क्या है बेटा, अब्सेंट है। ठीक है, लैक्टोस अब्सेंट है। लैक्टोस अब्सेंट है तो क्या होगा, यहां देखो प्रमोटर, ये क्या है, पहला वाला प्रमोटर है। इस प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया, बैठ गया। ये कौन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज ने क्या बनाया, यहां से एक आई जीन है। इस जीन को क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटर जीन। क्या बोल रहे हैं इसको, इनहिबिटर जीन बोल रहे हैं। तो इससे क्या बना, एक आरएनए बना, है ना। इस आरएनए को बोल रहे हैं रिप्रेसर आरएनए, रिप्रेसर आरएनए। और इस इनहिबिटरी जीन को आप ये भी बोल सकते हो रिप्रेसर जीन बोल सकते हो, रिप्रेसर जीन। ठीक है, इस रिप्रेसर आरएनए से ट्रांसलेशन हुआ इसका, तो क्या बना, प्रोटीन बना। इस प्रोटीन को आप क्या बोल रहे हो, रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहे हो। रिप्रेसर एमआरएनए से बनने वाला प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर का मतलब, इंग्लिश का वर्ड है रिप्रेसर, का मतलब होता है कि रिप्रेस करने वाला, दबाने वाला, रोकने वाले को क्या बोलते हैं, रिप्रेस कर रहा है बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा और यहाँ एक प्रमोटर दिख रहा है दोबारा, और उसके बाद ये ऑपरेटर दिख रहा है, इस ओ रीजन पे जाके बैठ जाएगा। ये यहां जाके बैठ गया। ये कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन है। इसको भी यहां रेड ले लेते हैं ताकि रिप्रेसर प्रोटीन याद रहे, है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन कहां बैठ गया बेटा, ओ में जाके। प्रमोटर के बाद ओ है, ओ को हम क्या बोल रहे हैं, यहां लेबल कर देता हूं, देखो ओ को हम बोल रहे हैं ऑपरेटर। इसको क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर। ये क्या है, प्रमोटर। ठीक है, ये क्या है, रिप्रेसर जीन है, ये रिप्रेसर जीन है। और ये क्या है, प्रमोटर है। ठीक है, जेड से क्या बनता है, जेड से क्या बनता है, चलो यहाँ पे एमआरएनए में बना लेता हूँ। जेड से ये जेड, ये वाई और ये ए। जेड से क्या बनता है, पहले आप ये देखो, इससे बनता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ये नाम का एंजाइम बनता है। वाई से क्या बनता है, वाई से परमीएज नाम का एंजाइम बनता है। और ए से क्या बनता है, ट्रांस एसाइटिलेज। ट्रांस एसाइटिलेज नाम का एंजाइम बनता है। और इन तीनों से क्या बनेगा, प्रोटीन बन रहा है। मतलब तीनों क्या है, एंजाइम से प्रोटीन्स हैं। और यही तीनों क्या करेंगे, लैक्टोज को यूज करने में काम आता है। ठीक है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करने में काम आता है। तो ये तीन जीन बनने वाले हैं। अब यहाँ पे दोबारा अपन आते हैं कि लैक्टोज अब्सेंट है, लैक्टोज है ही नहीं अभी खाने के लिए। तो क्या हो रहा है, पहले प्रमोटर से एक आई जीन था जिसको आप इनहिबिटर जीन या रिप्रेसर जीन बोले। इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपको रिप्रेसर आरएनए मिला, और उसका ट्रांसलेशन होके क्या मिला, रिप्रेसर प्रोटीन मिला। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में जाके क्या कर गया, बैठ गया। अभी क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। इस प्रमोटर, ये वाला प्रमोटर हर प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर में आया। ये जेड वाई ए से ये वाला जीन बनना चाहिए था, प्रोटीन बनना चाहिए था। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए, इस आरएनए को बनाने के लिए यहाँ कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। बट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके क्या देख रहा है कि उसके सामने का रास्ता तो ब्लॉक है। सामने ओ रीजन में ऑपरेटर में कौन बैठा हुआ है, रिप्रेसर प्रोटीन बैठा हुआ है। तो सामने का रास्ता तो ब्लॉक हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने ऑपरेटर में रिप्रेसर प्रोटीन बैठा हुआ है। तो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा। यहाँ पे नो आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो नो आरएनए, आरएनए नहीं बनेगा। क्लियर है बात। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये दे रहे हैं, मान लो कि हम लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और लैक्टोज को आप क्या बोलते हो, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हो। इसको रिप्रेसर बोले थे, इसको इंड्यूसर बोल रहे हो। इंड्यूसर उसको बोलेंगे जो इंड्यूस करवा रहा है। इंड्यूस करा रहा है मतलब चालू करवा रहा है, इंड्यूसर, है ना। तो इंड्यूसर क्या करता है, मान लो ये लैक्टोज है,
तो इससे दोबारा देखो, इस प्रमोटर से ये आई जीन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बना, कौन सा आरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए बन गया। इस रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, ये क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं पहले की तरह, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ठीक है, अब इस रिप्रेसर प्रोटीन पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन पे आके बैठ जाएगा। एग्जांपल देखो, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, इसके ऊपर आके कौन बैठ गया, ये लैक्टोज आके बैठ गया, लैक्टोज। और ये कौन सा है, रिप्रेसर प्रोटीन है। जैसे ही लैक्टोज आके इंड्यूसर आके बैठेगा, ये जो रिप्रेसर था ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कैसा रिप्रेसर है, इनएक्टिव रिप्रेसर है ना, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, काम नहीं कर सकता है। अब ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बैठेगा, नहीं बैठेगा, है ना, ऑपरेटर रीजन पे जाके नहीं बैठेगा। तो इस बार यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ZYA जीन से ZYA वाला आरएनए बन जाएगा। क्या बन गया, mRNA बन गया। और इस mRNA से ट्रांसलेशन करके ये प्रोटीन बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसाइटिलेज। क्लियर है। तो आप क्या देखिए कि जनरली क्या है, ये जो ऑपेरॉन है, ये क्या है, ऑफ है, जनरली क्या है, ऑफ है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज जैसे ही आता है, इंड्यूसर जैसे ही आता है, जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, तो पहले ऑफ रहता है, बाद में क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, यही आपका लेग ऑपेरॉन है। क्लियर। यहाँ पे और एक चीज देखो, क्या इस प्रमोटर के अंदर में, क्या इस प्रमोटर के कंट्रोल में तीन जीन है क्या, ZYA, और क्या 3 जीन से 3 प्रोटीन बन रहा था क्या, हाँ बन रहा था, बिल्कुल। तो ऐसे जीन्स को, ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स बोलते हो। ये आपको पिछले एक बार लेक्चर में भी पढ़ाया था। सेम प्रमोटर के अंदर में क्लस्टर ऑफ जीन है, क्लस्टर 1 2 3, है ना, ये एक एग्जांपल है। ऐसा और भी एग्जांपल है, कहीं 5-5 जीन भी होता है एक ही प्रमोटर के अंदर में। ऐसी चीज को आप क्या बोलते हो, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन बोलते हो। और ऐसा कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। हमारे अंदर में एक प्रमोटर के अंदर सिर्फ एक जीन होता है। ठीक है, यूकैरियोट में 1 प्रमोटर हैज 1 जीन। तो हमारा जो जीन है वो कैसा है, मोनोसिस्ट्रोनिक है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन किसमें मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा। एंड यूकैरियोट में, इन यूकैरियोट्स आपको क्या मिलेगा, मोनोसिस्ट्रोनिक, है ना। सिस्ट्रॉन मतलब आपको याद होगा, ऐसे जीन जो प्रोटीन बनाते हैं उनको सिस्ट्रॉन बोले थे। तो ये सब प्रोटीन बना रहे हैं ना, तो सिंगल जीन होता है हमारे यूकैरियोट में। एग्जांपल अगर आप समझो, जैसे कि डायग्राम में बना दो, यहाँ पे कहीं ये बना लेते हैं, ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो एक प्रमोटर के अंदर में सिर्फ एक जीन है, सिंगल जीन। ये किसमें मिलता है, यूकैरियोट में। ठीक है, एक ऐसा जीन है मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनो मींस सिंगल, सिस्ट्रोन मींस प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन बनाने वाला जीन यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में आपको कलेक्शन ऑफ जीन सिंगल प्रमोटर के अंदर मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, आपको जीन बोले थे कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, 2 टाइप को बताए थे। कॉन्स्टिट्यूटिव उसको बोले थे हाउसकीपिंग, जिसका एक्सप्रेशन लगातार चलते रहता है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव उसको बोले थे जिसका ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो आप क्या देख रहे हो, इस प्रमोटर के अंदर जो ये आई जीन है, ये जो आई जीन है, क्या इसका एक्सप्रेशन यहाँ हो रहा था, हाँ हो रहा था। क्या इसका एक्सप्रेशन लैक्टोज प्रेजेंट था तब हो रहा था, तब भी हो रहा था, जब लैक्टोज नहीं था तब भी हो रहा था। तो ये जो आई जीन है, ये कैसा है, हाउसकीपिंग जीन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। इसका एक्सप्रेशन ऑन ही रहता है हमेशा, पहले भी ऑन था
अभी भी ऑन है, सही बात है। लेकिन ये ZYA ये जो 3 जीन है इनका ऑन एंड ऑफ हो रहा है। पहले लैक्टोस नहीं था तो ऑफ था, अभी लैक्टोस है तो क्या है, ऑन है। क्लियर है बात? ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो आई थिंक आपका जीन रेगुलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसको पढ़ते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 1 और 2 क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ दिस वीक फ्राइडे खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम इवोल्यूशन देखेंगे, है ना। और आपको सैटरडे को टेस्ट में यही आने वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फुल चैप्टर क्वेश्चंस में आने वाला है। और आपको लगभग मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको पूछेगा जेड से कौन सा जीन बनता है, आपको याद रखना है जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, वाई से क्या बनता है, परमीएज, ए से क्या बनता है, ट्रांसएसाइटिलेज, है ना। अब इस एंजाइम का फंक्शन देख लो, जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज यही देख लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसे फंक्शन करेगा, लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जरूरत लगेगा। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तब बताया था कि लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 2 शुगर का मिलके बना होता है, 2 मोनोसैकेराइड का मिलके लैक्टोज बना होता है जो कि डाइसैकेराइड है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम करता है। ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम करता है। दूसरा एंजाइम परमीएज, परमीएज क्या करेगा, एक एग्जांपल अगर सोचो आप, ये आपका एक बीकर है, इस बीकर में आपने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे क्या है बैक्टीरिया डाल के रखे हो, और बैक्टीरिया के लिए आपने क्या डाल दिया है, न्यूट्रिशन भी डाल दिया है। बैक्टीरिया ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिशन लगेगा ना, तो न्यूट्रिशन डाल दिया है। न्यूट्रिशन शुरुआत में आपने ग्लूकोज डाला, तो ग्लूकोज को यूज कर करके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब लैक्टोज नहीं था, लैक्टोज नहीं था उस समय, ये ऐसा चल रहा था, है ना, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा था। फिर आपने क्या किया, इसमें लैक्टोज डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, ग्लूकोज आपके पास खत्म हो गया, मान लो लैक्टोज बचा हुआ है, चलो लैक्टोज डाल देते हैं, तो आपने क्या कर दिया, लैक्टोज डाल दिया। लैक्टोज डाल दिया तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज, वो क्या करेंगे, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज निकालेंगे, क्योंकि लैक्टोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का, तो उनको चाहिए ग्लूकोज, तो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज निकालेंगे, फिर ग्लूकोज यूज करेंगे। क्लियर? तो लैक्टोज जो डाला है आपने, तो ये तो आपने मीडिया में डाला है, मीडियम जिसमें आप पानी जो डाले हो यहाँ पे न्यूट्रिशन, उसमें डाले हो। ये बैक्टीरिया के अंदर कैसे पहुंचेगा, तो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने के लिए किसका रोल है, परमीएज का। किसका रोल है, परमीएज का रोल है। ठीक है, जैसे ये इसको बताते हैं, ये जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसको यहाँ निकाल के देखो, तो ये बैक्टीरिया है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ऊपर ग्लाइकोकेलिक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक चैनल बन जाएगा, इसी से लैक्टोज क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर आएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, परमीएज बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, परमीएज बोल रहे हैं। क्लियर है? और ये तीसरा एंजाइम क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट करता है, यहाँ लिख लेंगे एक्टिवेट, एक्टिवेट बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो आपको जनरली एक ये पूछेगा और एक ये पूछेगा, इसको बहुत कम पूछता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन क्या है, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, खाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, इसीलिए तोड़ेगा वो। और परमीएज का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द बैक्टीरिया, है ना, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ, इट हेल्प्स in the entry of lactose inside the bacteria। ठीक है भाई, आप लैक्टोज दिए तो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तब ना उसको मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाएगा, वो बाहर थोड़ी ना करेगा। अब खाना सामने रखा है तो पेट भर जाता है, नहीं, डालना पड़ता है अंदर। तो डालने के लिए कुछ क्या होना चाहिए, हमारे पास मुंह दिया, बैक्टीरिया के पास क्या दिया, परमीएज दिया है, परमीएज से लैक्टोज अंदर घुसेगा। ठीक है, ये आपका लेकोप्रोन कंप्लीट, कल स्टार्ट कर रहे हैं अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।